जी जी बिल्कुल। ओके जी सर। नेक्स्ट है श्यामलाल मीणा। श्याम जी वीडियो ऑन करें। श्यामलाल मीणा। यस सर। नमस्ते सर। श्याम जी कैमरे से दूर है, थोड़ा पास आइए। जी अतुल सर। जी ओके सर। जी श्याम जी, आ रही मेरी आवाज आपको? यस सर। आपने पब्लिक एडमिशन से पीजी किया है? यस सर। और अभी आप हेड मास्टर हैं? यस सर। क्रिकेट देखना हॉबी है आपकी? यस सर। बताइए थोड़ा आईपीएल के बारे में मुझे। सर आईपीएल में अभी लीग राउंड खत्म हो गया है और फाइनल के लिए अभी फर्स्ट और सेकंड नंबर की जो टीम थी दोनों का मुकाबला हुआ। उसमें मुंबई इंडियंस फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गई और दिल्ली कैपिटल्स उससे हारी है। तो अब वो दोनों जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और सनराइज हैदराबाद दोनों में से जो मुकाबला हुआ उसमें सनराइज हैदराबाद से अब मुकाबला होगा दिल्ली कैपिटल्स का। इन दोनों में से जो जीतेगा वो फाइनल के लिए क्वालिफाई होगी। तो मैं ये बात नहीं समझ पाया, ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? मुंबई को एक ही मैच खेलना पड़ा लेकिन अब दिल्ली 2 मैच खेलेगा। तो ये तो भाई सेमीफाइनल में तो जो जीता है वो फाइनल में पहुंचता है, लेकिन यहाँ तो सेमीफाइनल वालों को 2 मैच खेलने पड़ रहे हैं। ये क्या तरीका है? सर इसमें सेमीफाइनल वाला नहीं, इसमें सर सभी टीमों को प्रत्येक टीम को अपने सामने वाली टीम से 2 मुकाबले खेलने थे, यानी एक टीम को 14 मैच खेलने थे। तो जो सबसे टॉप पर नंबर 1 और नंबर 2 जो टीम थी उनको एक ही मैच खेलकर जो विजेता होगी वो फाइनल में जाएगी और जो हारेगा उसको डबल मौका मिलेगा। तो दिल्ली डेयरडेविल्स सेकंड नंबर पर थी सर, तो वो फाइनल में जाने वाली टीम से हारी, इसलिए उसको एक बार और मौका दिया गया। और जो तीसरे और चौथे नंबर पर थी वो विजेता टीम को वापस डबल मैच खेल के फिर फाइनल में जा पाएगी। अच्छा अच्छा। चलिए, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है उसके कैप्टन कौन है अभी? विराट कोहली। विराट कोहली। आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि अब कई सीनियर खिलाड़ी कह रहे हैं कि विराट कोहली को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए कप्तानी से। आपका क्या कहना है इस बारे में? यस सर। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर इन्होंने आलोचना की है कि जब 7 आईपीएल में विराट कोहली ने कप्तानी की पर एक भी टाइटल वो नहीं जिता सके तो विराट कोहली को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। आलोचना की पूर्व क्रिकेटर में। यस सर। आपकी राय क्या है? मैं आपकी राय पूछ रहा हूं। सर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में विराट कोहली ने अच्छी कप्तानी की है और क्रिकेट एक टीम गेम होता है, तो विराट कोहली का प्रदर्शन अच्छा रहा, तो अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। और अभी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में उनसे अच्छे कप्तान नहीं है, एबी डिविलियर्स वगैरह है, किंतु विराट कोहली अच्छे कप्तान है क्योंकि उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी भी अच्छी की है और कप्तानी पर उनके ऊपर कोई शक नहीं। तो अच्छी कप्तानी का मापदंड क्या है कि आप एक भी हमें में नहीं जिता पाए आईपीएल और वो अच्छे कप्तान कहलाते हैं? ये मापदंड है अच्छे का? व्यक्तिगत प्रदर्शन अच्छा कह रहे तो टीम खेल है और दूसरी तरफ उन्होंने व्यक्तिगत प्रदर्शन अच्छा किया है, तो उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन से क्या टीम में तो रहेंगे वो? बात तो यहाँ कैप्टनशिप की हो रही है। और अच्छे का मतलब तो मेरे ख्याल से यही कि कम से कम एक ट्रॉफी तो दिलाई होती है इतने सालों में। सर पर अगर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की बात की जाए तो विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट टीम का भी कप्तानी की है। नहीं, मैं और दूसरा कोई इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं है कि जी, मैं भारतीय क्रिकेट टीम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी केवल आईपीएल की बात कर रहा हूं। आईपीएल में आरसीबी की बात कर रहा हूं मैं। बाकी दुनिया में किसने क्या किया अभी उसकी बात नहीं हो रही है। यस सर। जी सर मेरे अनुसार विराट कोहली पर विश्वास करना चाहिए। इस बार टाइटल नहीं दिलवा पाए हैं, अगली बार वापस कोशिश करेंगे और टाइटल दिलवा पाएंगे। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ अंदर से पता लगा है आपको या कोई भविष्यवाणी आप कर रहे हैं कि अगली बार जरूर दिलवा ही देंगे टाइटल? सर क्रिकेट या किसी भी फील्ड में आशावादी होना चाहिए कि हमने प्रदर्शन किया, हम अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट हमारे पक्ष में होगा सर।
आपके स्कूल में कोई बच्चा फेल हो जाता है तो आप उसे अगली क्लास में भेज देते हैं कि नहीं अगली बार जरूर पास होगा, फिर अगली क्लास में भेज देते हैं 8 बार फेल हो उसके बाद भी कि जरूर पास होगा? आप तो ऐसा नहीं करते मेरे ख्याल से। सर क्लास का मैटर ऐसा होता सर कि 1 से 8 तक तो बच्चे को क्रमोन्नत किया जाता है, पर 9th और 10th में अगर वो अपेक्षित मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाता तो सर उसको रोक लिया जाता अगले साल वापस उसी क्लास में पढ़ाई के लिए, वही तो मैं ताकि कह वो रहा उस हूँ, स्तर फिर प्राप्त कर सके। स्कूल में पैमाना अलग होगा, क्रिकेट में पैमाना अलग होगा, ऐसा कैसे चलेगा? सर स्कूल का एक अपना अलग। सर मेरी आवाज सुन पा रहे हो सर? जी हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। सर हाँ, स्कूल में जो होता है नियम वगैरह होते हैं और क्रिकेट के अपने नियम होते हैं सर। चलिए, आप शायद ये भी बोल सकते थे कि हाँ बिल्कुल किसी दूसरे को मौका दिया जाए, लेकिन आप अपनी बात पे अड़े हुए हो। मैं वही देखना चाह रहा था कि आप अनावश्यक अपनी बात पे अड़े हुए हैं इतनी देर से, जबकि बड़ा कॉमन सी बात है, डेमोक्रेसी में एक बार दूसरे को मौका देख लेने में कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन अनावश्यक तौर पे आप अड़े हुए हैं अपनी बात पे। खैर कोई बात नहीं। जी हाँ जी, आप अब उस बात को जस्टिफाई करने के लिए बेकार के तर्क पे तर्क दिए जा रहे हैं आप। ये एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी की क्वालिटी नहीं है। चलिए खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ा है आपने, जरा डिफाइन कीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? जन कल्याण के लिए सामूहिक प्रयास द्वारा कोई लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, वो लोक प्रशासन होता है। अच्छा, कौन करता है जन कल्याण का काम? सर जन कल्याण का कार्य अभी जो सरकार है वो सरकार जन कल्याण का कार्य करती है। सरकार के अलावा और कोई नहीं करता जन कल्याण? सर सरकार के अलावा एनजीओ भी होते हैं, उसके अलावा CSR के तहत जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं वो भी करते हैं। तो मतलब एनजीओ और CSR के तहत जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो सब लोक प्रशासन का पार्ट है? यस सर, लोक प्रशासन का पार्ट है। क्या होता है CSR? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत जो भी कॉर्पोरेट निगम है वो अपना जो लाभ होता है सर उसका 2% सामाजिक गतिविधियों में खर्च करता है, जैसे कि शिक्षा हुई, स्वच्छ भारत मिशन हुआ, इस तरह की जन कल्याण की जो योजना होती है उसमें 2% होता है वो खर्च करता है। लाभ का 2% या आय का 2%? लाभ का 2% सर। प्रॉफिट का 2%? कंफर्म है? यस सर। अच्छा, कब बना था ये कानून हमारे देश में? सर ये 2013 में। 2013 में कानून बना। तो ये बताइए, कॉर्पोरेट सेक्टर को कानून बना के कहना कि 2% खर्च करो अपने लाभ का समाज कल्याण पे, ये ठीक है? सर इसमें ये अवधारणा मानी जाती है कि जब जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर है वो जिस स्थान पर कार्य कर रहा है वो उन्हीं लोगों से अपना जो लाभ है या अपनी गतिविधियां चला रहा है और लाभ कमा रहा है, तो उनको भी सामाजिक सरोकार के तहत कुछ न कुछ स्थायी लोगों के वहां जहां पर वो कमा रहा है वहीं पर खर्च करना चाहिए। आपके स्कूल में हुआ है तो CSR के तहत काम? और अभी पोस्टिंग है उस स्कूल में कि इससे जहां पहले पोस्टिंग है सर उसमें वहां पर पूरी जो CSR के तहत सर पूरी बाउंड्री है वो, उसके अलावा 2 कमरे हैं वो बनाए हैं सर। किस कंपनी ने किया था काम? सर वो कंपनी ने नहीं सर, वो बैंक के माध्यम से हुआ था सर। अच्छा, बैंक के माध्यम से हुआ था वो। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये बताएं मुझे कि लोक प्रशासन का कौन सा ऐसा विद्वान है जिसका प्रशासन में कुछ यूज हो सकता है आपके नजरिए से? कोई भी एक विद्वान बताइए। सर हर्बर्ट साइमन साहब। हर्बर्ट साइमन, क्या यूज होगा उनका, थोड़ा बताएं मुझे। सर उनका जो डिसीजन मेकर, निर्णय निर्माण का जो मॉडल दिया था उन्होंने, वो वाला जो मॉडल है वो लोक प्रशासन में हमेशा काम आता है, क्योंकि उनका कहना था कि कोई भी निर्णय जो लिया जाता है वो पूर्णतः वो जो निर्णय जो होता है
वो एक संतोषप्रद निर्णय होता है। तो इस तरह से लोक प्रशासन में जो भी निर्णय लेते हैं वो परफेक्ट निर्णय तो नहीं हो सकता है, किंतु एक संतोषप्रद निर्णय होता है जिससे कि प्रशासन को अधिकतम लाभ हो सके और एक वो बेहतर विकल्प हो सके। लेकिन अगर हम कंप्यूटर का प्रयोग करें तो फिर निर्णय तो सर्वोत्तम हो सकता है। साइमन ने कुछ इस तरह की बात भी की है। सर हो सकता है सर कंप्यूटर का प्रयोग करें, पर सर इसके बारे में थोड़ी सी मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बाकी उनका जो संतोषप्रद निर्णय निर्माण का जो सिद्धांत है सर, वो बेटर प्रशासन में यूज हो सकता है। चलिए ठीक है, लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन चल रहा है कई दिन से। यस सर। क्या है अभी रिसेंट स्टेटस उस आंदोलन का? सर गुर्जर आंदोलन में जो पहले जो कहने का मतलब कि 2013 से या उससे पहले से जो वैकेंसी निकली है उनमें भी उनको बैकलॉग के तहत सीट की मांग उनके द्वारा की जा रही है। और अभी वर्तमान में एक बार तो वो सरकार के साथ बात करने के लिए तैयार हो गया, किंतु दूसरा जो गुट है वो भी सरकार के साथ और भी अपनी मांगे है वो मंगवाने के लिए अड़ा हुआ है। ओके ठीक है, राजेश सर। जी श्याम, सुन पा रहे हैं? नमस्ते। अभी हॉबी के बारे में क्वेश्चन पूछे सर ने। मेरा ये प्रश्न है कि क्रिकेट ही ज्यादा लोकप्रिय क्यों है भारत में? अन्य खेल भी तो हैं। सर क्रिकेट के लोकप्रिय होने के कारण में सर पहला कारण तो ये कि हमारे यहाँ पर जब अंग्रेजों का शासन रहा तो उस टाइम पर क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ। तो अंग्रेज यहाँ से क्रिकेट खेले तो उसके साथ में हमारे देश के लोग भी क्रिकेट के साथ जुड़ते गए। दूसरा, क्रिकेट में बीसीसीआई जो है उनका जो मैनेजमेंट या उन्होंने क्रिकेट को इतना अच्छा प्रबंधन किया कि क्रिकेट में आय के जो साधन है वो बहुत ज्यादा उपलब्ध हो गए और साथ ही उन्होंने बहुत ही ज्यादा क्रिकेट को प्रोत्साहित किया। आज बीसीसीआई विश्व में सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड माना जाता है। तो उनके प्रयासों के कारण आज क्रिकेट बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है और इस लोकप्रियता में और ज्यादा आईपीएल, महिला क्रिकेट, इन आयोजनों ने क्रिकेट को और ज्यादा लोकप्रिय कर दिया। अच्छा, आपने महिला क्रिकेट अभी बोला है, क्या स्थिति है महिला क्रिकेट की भारत में अभी? सर महिला क्रिकेट में अभी सर उसके लिए भी एक लीग चल रही है महिला क्रिकेट की, आईपीएल की तरह ही एक लीग चल रही है सर महिला क्रिकेट। क्या नाम है उसका? बाकी महिला क्रिकेट में अभी तक पुरुषों की क्रिकेट के बराबर तो टीम नहीं आई है, किंतु उसके लिए भी अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा, अभी महिला क्रिकेट के लिए एक स्पॉन्सर मिला है भारत में, क्या नाम है उसका? यस सर, मुकेश अंबानी जी की जियो ने महिला क्रिकेट के लिए अनुबंध किया सर। अच्छा, प्रतापगढ़ से हैं आप? यस सर। सुन पा रहे हैं? हाँ, आपके क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार इतना कम क्यों है? सर जनजाति इलाका है और जनजाति इलाका होने के कारण आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। उसके अलावा जो आबादी है वो दूर दराज के क्षेत्रों में फैली हुई है, जिसके कारण वहां पर शिक्षा का प्रॉपर प्रसार नहीं हो पाया। अच्छा, आप क्या प्रयास कर रहे हैं अभी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए? सर मैं अभी प्रधान अध्यापक हूं। उसके अलावा जो प्रतापगढ़ में हम लोगों ने एक निःशुल्क कोचिंग संस्थान है, उस निःशुल्क कोचिंग संस्थान के माध्यम से भी बच्चों को जो दूर दराज के हैं, जो कोचिंग फीस नहीं दे सकते हैं, उनको पढ़ाने के लिए हमारी एक पूरी शिक्षकों की टीम है। उन्होंने प्रयास किया कि वहां पर निःशुल्क कोचिंग दी जाए। साथ ही सर करियर गाइडेंस के प्रोग्राम भी समय समय पर आयोजित करके जो युवा वर्ग हैं उनको उसके बारे में जागरूक कराया जाता है। आप प्रशासन में आ जाते हैं, आरएस सर्विस में आ जाते हैं, तब क्या प्रयास होंगे? सर हमारा प्रयास ये रहेगा कि अभी जो हमने 2 चीजों पर हम काम कर रहे हैं यहाँ,
जो हमारी जॉब के अलावा, जैसे कि एक निःशुल्क कोचिंग और दूसरा करियर गाइडेंस, तो हम इन दो चीजों से बाद में भी जुड़े रहेंगे ताकि इस क्षेत्र के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। अच्छा, भारत में अभी जनजातियों की क्या स्थिति है? भारत या राजस्थान, किसी भी संदर्भ में बता दीजिए। सर, जनजाति की स्थिति सर अभी भी काफी पिछड़े हुए हैं, क्योंकि जो लाभ जनजातियों तक पहुंचना चाहिए वो अभी तक नहीं पहुंचा है, और काफी दूर दराज के इलाके हैं। अभी भी अगर टीएसपी क्षेत्र में जाके देखो तो वहां पर आर्थिक साधनों की कमी है, शिक्षा की कमी है, या अन्य सामाजिक जो बुराइयां हैं वो भी काफी ज्यादा है। इस वजह से ये जनजाति वर्ग अभी भी मुख्य धारा में नहीं आए हैं सर। अच्छा, राजस्थान सरकार द्वारा जनजातियों के विकास के लिए, उनको अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सर, प्रश्न रिपीट सर। हाँ, वापस बोल रहा हूँ, राजस्थान सरकार द्वारा ऐसी कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है जो विशेष रूप से जनजातियों के उत्थान के लिए हैं? सर, जनजाति के उत्थान के लिए राजस्थान सरकार द्वारा टीएडी जनजाति विभाग के माध्यम से सर हॉस्टल संचालित किए जा रहे हैं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की रोड का निर्माण या फिर स्कूलों में भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। उसके अलावा युवा वर्ग की कोचिंग के लिए एक अनुवृत्ति योजना के माध्यम से उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। अच्छा, अनुप्रति और हॉस्टल वगैरह, स्कूल वगैरह ये जनजाति विभाग के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं सर। अच्छा, ये अनुप्रति योजना कब शुरू हुई थी? सर, ये 2005 में सर। कंफर्म है? यस सर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर कोई टिप्पणी की है अभी? क्या टिप्पणी की थी, वो बता पाएंगे तो? सर, अभी जो कल के न्यूज़पेपर में पढ़ा था उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर अनुसूचित जनजाति के लिए अगर कोई गाली वगैरह दी है या फिर यूं बातों के तहत अगर शोषण किया गया तो सार्वजनिक जगह पर होगा, उसी के तहत दोषी माना जाएगा। अगर एकांत में कहीं गाली गलौज दी गई है तो वो शोषण की श्रेणी में नहीं आएगा। अच्छा, अपमान नहीं होगा मतलब? आप व्यक्तिगत रूप में क्या मानते हैं? अगर हाँ, अपमान नहीं माना जाएगा। अच्छा, आपको बुरा नहीं लगेगा? उसके लिए गवाह को होना बहुत जरूरी होता है, वो सार्वजनिक। अच्छा, गवाह होगा तभी अपराध सिद्ध होगा इसमें। चलिए, यस सर। प्रवासी मजदूर जो लौटे थे अभी कोरोना काल में, उससे क्या परिवर्तन आया है सामाजिक संरचना? सामाजिक संरचना जी सर, पहले प्रवासी मजदूर थे तो वो लंबे समय तक घर से दूर रहते थे और समाज में या फिर अपने घर परिवार के पास कम आ पाते थे, इसलिए वो सामाजिक लगाव कम था। किंतु कोरोना काल में घर में आए हैं तो सबका आपसी भाईचारा बढ़ा है। अच्छा, रोकना चाहूंगा, और उनको स्थायी स्तर पर सर्वे में तो ये सामने आया है कि इस प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण भाईचारा कम हो गया। अब तो उनके जो परिजन थे उनमें बहुत ऐसे उग्र हो रहे हैं कि भाई जो रोजगार था वो बढ़ जाएगा। उल्टा सामने आया ये तो सर्वे में। सर, अब किसी चीज के दोनों पक्ष हो सकते हैं, तो ऐसा भी कहीं कहीं देखने में आता है कि जो पहले एक भाई खेती कर रहा था वहां दूसरा आया है, किंतु सर दोनों चीजें, कहीं बड़ा भी है भाईचारा और थोड़ी बहुत छोटी मोटी घटना सुनने भी आई सर। अच्छा, अभी ब्रिटेन के जो PM हैं, कौन है वो? ब्रिटेन के PM सर, सर थोड़ा गेस कर सकता हूँ सर। बोरिस जॉनसन। जी, उन्होंने दीपावली को लेकर कोई टिप्पणी की है? सॉरी सर, पता नहीं। अच्छा, अब ये बताइए, अभी जो पता नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव है वो कौन करवाता है वहां पर? अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव? हाँ, कौन करवाता है? सर, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल के
डेलीगेट्स के माध्यम से होता है, और वो डेलीगेट्स जो होते हैं वो अपने राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं सर। अच्छा, कोई चुनाव आयोग नहीं है मतलब वहां पे? सॉरी सर, इसके बारे में कंफर्म नहीं। चलिए ठीक है जी सर। जी श्याम जी, आप HM है वो हाप में, यस सर। ये बताइए कि जो नई शिक्षा नीति है, नवीन शिक्षा नीति में नया क्या है? सर, नवीन शिक्षा नीति में पहले कक्षा 1 से लगाकर कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा की बात की जाती थी, किंतु अब नई शिक्षा नीति में प्री स्कूलिंग यानी कि बालक 3 साल से लगाकर 18 साल तक शिक्षा ग्रहण करेगा, उसमें स्कूल से पहले भी 2 साल की जो शिक्षा है वो दी जाएगी। इसको 5+3+3+4 के अकॉर्डिंग बांटा गया है। साथ ही पहले कक्षा 11 में विषय का चयन किया जाता था, किंतु कक्षा 9 में ही विषय का चयन किया जाएगा। तीसरी चीज इसमें है कि कक्षा 6 से ही बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। राइट, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि एक शिक्षा नीति से पहले से चल रही है? सर, इससे पहले जो शिक्षा नीति बनी थी वो 34 वर्ष पहले बनी थी, और वो तब की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। किंतु अभी 21वीं सदी चल रही है, तो इस 21वीं सदी को ध्यान में रखते हुए अब पहले वाली जो शिक्षा थी वो थ्योरेटिकल ज्यादा थी और प्रैक्टिकल कम थी। अब इस नई शिक्षा नीति में जो थ्योरी है, यानी थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ, यानी कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनको स्थायी स्तर पर इंटर्नशिप की व्यवस्था भी करने का प्रावधान इस शिक्षा नीति में किया गया। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जो अभी 3 कृषि बिल आए हैं उनके नाम बता दीजिए, तीनों के 3 कृषि बिलों के नाम बता दीजिए। कृषि बिल, सुना? कृषि उत्पादन और संरक्षण बिल 2020 और 2 को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जो एक करंट से क्वेश्चन था, मैं दिमाग में आपसे पूछ रहा हूं मैं, कि गुप्तकार समूह ने अभी अपनी कुछ कार्यविधि को चेंज किया है। आप बता पाएंगे कैसे उन्होंने अपने आप को कुछ चेंज लाया है? ये सर, उनका पहले ये था कि जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा के या जिला विकास परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं उनमें उनका भाग नहीं लेने का उन्होंने विचार किया था, और उनका था कि धारा 370 वापस बहाली हो। किंतु अब उन्होंने धारा 370 बहाली तो करेंगे, किंतु साथ में चुनाव में भी भाग लेंगे। ओके, राइट। अच्छा, ये बताएं कि आधुनिक भारत आपके बेस में रहा है, पूरा इतिहास ही रहा है वैसे। यस सर। ये बताएं कि प्लासी का युद्ध क्या था, हुआ था? प्लासी का युद्ध सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक है। एक घटना हुई थी, ब्लैक होल की घटना, बता पाएंगे? यस सर। ब्लैक होल की घटना, यस सर। बताइए। सर, ब्लैक होल की घटना जो कोलकाता के नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने 143 लोग को एक कमरे में बंद करके उनमें कुछ ऐसी गैस वगैरह छोड़ी जिसके कारण लगभग 100 से ऊपर लोग मृत पाए। जब सुबह वापस खोला तो लगभग 100 से ज्यादा लोग वहां मृत पाए गए। इस प्रकार के सर किसने किया इसका वर्णन? जो लोग वहां उस कमरे में बंद किए थे उसी में से एक व्यक्ति जिंदा बचा था, उसने इस घटना का वर्णन किया। अच्छा, बक्सर के युद्ध के बारे में बता पाएंगे? बक्सर का युद्ध 1764 में सर हेक्टर मुनरो और क्लाइव लाइड के बीच हुआ था। हेक्टर मुनरो और इतने। यस सर। बताइए, वापस बताइए। 1857 का युद्ध
बक्सर का युद्ध सर हेक्टर मुनरो और क्लाइव लाइड के बीच हुआ था सर। क्लाइव और हेक्टर मुनरो तो अंग्रेज हैं, दोनों के बीच अंग्रेजी लड़ रहे हैं आपस में। सर एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप प्रतापगढ़ के हैं श्याम जी, और आपका गांव है चुपना नाम गांव है, गांव का नाम बता दीजिए। गांव का नाम सर चूपना है। और तहसील अरनोद है आपकी। तो यस सर। अरनोद पहले किस जिले का अंग था प्रतापगढ़ के बनने से पहले? अरनोद सर पहले चित्तौड़गढ़ जिले का भाग था। अच्छा बताइए कि प्रतापगढ़ का गठन किन क्षेत्रों को मिलाकर किया गया, कहां से क्या क्या लिया गया? प्रतापगढ़ का गठन चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से अरनोद और प्रतापगढ़ तहसील, उदयपुर जिले से दरियाबाद तहसील और बांसवाड़ा जिले से पिपलकुंड तहसील को मिलाकर 5 तहसीलों को मिलाकर प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया। कब? 20 जनवरी 2008। ठीक है, अच्छा बताएं कि प्रतापगढ़ को पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम? ठीक है, बताएं कि प्रतापगढ़ को कांठल क्यों कांठल क्यों कहते हैं? कांठल का मतलब होता है किनारा, तो सर प्रतापगढ़ को किनारे की भूमि माना जाता है। तो ये बताएं कि सीता माता अभयारण्य का भौगोलिक महत्व क्या है? सीता माता अभयारण्य में हिमालय के बाद में दुर्लभतम वनस्पति पाई जाती है सर। और 2 पॉइंट और। सीता माता अभयारण्य में इसके कारण वर्षा वगैरह अच्छी होती है सर, क्योंकि पेड़ पौधे अच्छे हैं इसलिए वो वर्षा को आकर्षित करते हैं, तो वर्षा अच्छी होती है। कौन सी नदी का उद्गम होता है वहां से? सीता माता अभयारण्य से करमोई नदी का उद्गम होता है। तो बताएं कि ये पेंगोलिन क्या होता है, पेंगोलिन? पेंगोलिन एक प्रकार का पक्षी है जिसको हम आड़ा हुला भी बोलते हैं सर। कहाँ पाया जाता है ये सीता माता अभयारण्य में। अच्छा बताएं कि कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? काका जी की दरगाह को कांठल का ताजमहल कहते हैं। काका जी की दरगाह क्यों प्रसिद्ध है? सर ये दाऊदी बोहरा समाज की एक बड़ी दरगाह है प्राचीन काल, पुराने काल। जी अतुल सर। जी श्याम जी, ओवरऑल तो काफी अच्छा है, बस ये अपनी बातों पे अड़िए नहीं, अगर कुछ गलत बोल दिया है तो उसको स्वीकार कर लीजिए। तर्क तो ठीक है लेकिन वितर्क और कुतर्क ठीक नहीं है। ठीक है, तो अगर बीच में भी ऐसा नहीं है भाई, जब जागे तब सवेरा, बीच में गलती का एहसास हो रहा है तो बोल दीजिए, उसको माफी मांग लीजिए। अदरवाइज आप अपनी बातों में उलझते जा रहे हैं और फिर गलत बोलते जा रहे हैं, फिर उसके लिए अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए फिर आप एकदम गलत ट्रैक पे चले जा रहे हैं। ठीक है, बाकी तो ओवरऑल आपका अच्छा है, नॉलेज भी अच्छी है आपको, पब्लिक एडमिशन के जवाब भी अच्छे दिए आपने, करंट अफेयर्स के जवाब भी अच्छे दिए, एथिक्स के जवाब भी आपने अच्छे दिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह आपने बताया, तो ओवरऑल तो अच्छा है आपका। बस थोड़ा सा यही बात ध्यान रखिए कि अगर कोई हो जाती है गलती तो उस पर अड़े नहीं रहिए, उसको स्वीकार कर लीजिए, आगे बढ़िए। सुनील गावस्कर, गौतम गंभीर, अगर इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकार तो आप नहीं है। ना उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है विराट कोहली से। नहीं सर। जी, और ये भी सच्चाई है कि इतने आईपीएल हो गए, आज तक एक भी बार आरसीबी को नहीं वो ट्रॉफी दिला पाए हैं। तो एक बार दूसरे को आजमा लेने में क्या बुराई है, इसमें तो हमें नहीं लग रहा कि इतने बहस का मुद्दा था ये। यस सर। ठीक, बाकी तो ओवरऑल अच्छा है आपका। ठीक है जी राजेश। जी श्याम जी, थोड़ा थैंक यू सर। समय लेते हैं आप, अतिरिक्त उसको थोड़ा कम कीजिए। आप हर प्रश्न के उत्तर में थोड़ा समय लेते हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा सुधार कीजिए वहां पे। और
जो प्रश्न आपसे पूछे गए थे जनजातियों के बारे में या जो प्रवासी जो मजदूर हैं उनके बारे में, ठीक है, तो वो अध्ययन की चीजें हैं, ये थोड़ा सा जरूर होना चाहिए आपके ध्यान में। SC एक्ट को लेकर बिल्कुल सही बताया आपने। और एक आपने जो उत्तर दिया अभी, पेंगोलिन, ये पक्षी नहीं है, ये अभी चर्चा में रहा था और चाइना में इसी से वो वायरस फैलने की बात चली थी बीच में, ठीक है। तो ये चींटीखोर होता है, ठीक है, पक्षी नहीं है, वन्य जीव होता है जो सीता माता अभयारण्य में पाया जाता है, ठीक है। ये क्षेत्रीय ज्ञान आपको बिल्कुल थोड़ा बहुत होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट नहीं था इसके बारे में, पक्षी है या जीव है, ठीक है। बाकी तो अच्छा प्रदर्शन रहा है इसमें, और सुधार कीजिए, ठीक है, शुभकामनाएं। हाँ श्याम जी, थैंक यू सर। थोड़ा सा फेस पे स्माइल बीच बीच में आते हैं, पर थोड़ा स्माइल ही रखें फेस को, और आवाज को मध्यम रखें। आवाज आपकी ऊंची है काफी, तो मध्यम स्पीड बनाए रखें उसकी, आवाज की तेज है आवाज थोड़ी। और करंट मुद्दे थोड़ा अच्छा तैयार करें, जनजातीय योजनाएं बढ़िया तैयार करिए, कौन सी योजना किस तारीख को शुरू हुई उसका क्रम से पॉइंट आउट करें उसको, जैसा कि सर ने बताया, पॉइंट नंबर 1 2 3 इस तरह से पॉइंट आउट करके उनसे संबंधित तथ्य बता दें। और जैसे कहीं कहीं आप अनुमान लगाते हैं, तो जैसे आपने आधुनिक भारत में भी अनुमान लगाने का प्रयास किया, तो देखें जब नहीं आता हो तो तुरंत आप उसको कोशिश करें कि सॉरी बोल दें 1-2 सेकंड सोचने के बाद में। और अगर आप अनुमान कर पाएंगे तो उसमें थोड़ा याद था पर सर रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि आवाज आ रही है मेरी? यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कहीं कहीं अनुमान लगा लेते हैं, तो अनुमान के बजाय तो आप अनुमान के बजाय आप वहाँ पे बोर्ड से अनुमति ले लें कि मुझे आंसर आता नहीं है, आप कहें तो मैं अनुमान लगा लूँ। आप अनुमति दें तो मैं अनुमान लगाता हूँ, ठीक है। और थोड़ा आधुनिक भारत को तैयार करिए, अभी को और अच्छा तैयार करिए, ये सब चीजें। बाकी ओवरऑल बढ़िया था आपका, ओवरऑल देखें तो 70% के आसपास आंसर अच्छे रहे हैं, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके।